चलिए तो अब अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है बच्चे, कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग के ऊपर जो बेसिकली क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो आपको नजर आ रहा होगा P/Q भी डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फ्रॉड होने के चांसेस कैसे होते हैं, फ्रॉड ट्रायंगल क्या है, और एप्लीकेशंस कैसे होती हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर फॉरेंसिक अकाउंटिंग की। चलो इस टॉपिक को समझने से पहले ना हम ये देखेंगे कि इसका जो जन्म है, या ये कहूँगी ये जो कंसेप्ट है हमारे अकाउंटिंग में, हमारे बिजनेस के अंदर आया क्यों है, इसके ओरिजिन होने का रीज़न जानते हैं, तब हमें और अच्छे से लर्न हो जाएगा कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट आया क्यों। देखो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि प्रॉफिट जनरेट करना, राइट। हर एक बिजनेस चाहता है जीवन में कुछ कमाए, कुछ अच्छा करके दिखाए, है ना। इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को कमाने के लिए उसे कुछ तो करना होगा ना, उसे कुछ तो एक्टिविटी करनी होगी ना, चाहे वो एक्टिविटी आपकी किसी भी फंक्शन, चाहे भी एक्टिविटी किसी भी बिजनेस से रिलेट करती हो, चाहे वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी करो, दैट मीन्स कि आप ट्रेड या फिर क्या करने वाले हैं, या फिर आप कॉमर्स करने वाले हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट मीन्स +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे तभी तो कंपनी के अंदर क्या क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएट होगा, प्रॉफिट क्रिएट होगा, राइट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब अलग होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब अलग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी केवल प्रॉफिट की ओर भाग रही है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कंपनी प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी देख रही है कि हाँ प्रॉफिट ना कमा रही हुई, मैं साथ साथ जो कंपनी जो भी प्रोड्यूस करी है वो सोशली भी कुछ प्रोवाइड करे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए, जैसे कि जो इन्वायरमेंट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते जा रही है। सो कहने का मतलब एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पर्सन है, प्रॉफिट तो अर्न करना चाहता है, वेल्थ तो मैक्सिमाइजेशन करना चाहता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा, उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है, क्या आपको रिसोर्सेज की जरूरत होती है? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के तो आप बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो आपकी बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की, या फिर आप बात कर रहे हो नॉन ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स का तो मतलब समझ में आ गया होगा कि वो रिसोर्सेज जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं आपके मैन पावर से, दैट मीन्स आपकी एम्प्लॉयमेंट से, आपकी लेबर से, इनकी बात की जा रही है। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जा रही है तो यहाँ पर सारे के सारे आपकी आ जाएंगे, जैसे कि मशीनरी हो गया, मटेरियल हो गया, ठीक है, टेक्निक्स होगी या मैनेजमेंट हो गया, ये सभी के सभी आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन तब बनेगा तभी तो आप अच्छे से आप क्या कर पाएंगे, अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। अच्छा, इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इन दोनों को अरेंज करने के लिए, मान लो मेरे को मशीन परचेज करनी है, आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, राइट। ध्यान से समझना, ये लिंक कैसे मैं बिठा रही हूँ तो आपको भी समझ में आना चाहिए, और इवन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। आप सबको पैसा चाहिए, फिनांस चाहिए, तो जो भी पब्लिक कंपनीज होती है वो कहाँ से पैसा रेज करती है, वो पैसा रेज करती है पब्लिक से, राइट। वो पैसा रेज करती है अपनी कंपनी के आउटसाइडर पार्टीज जितनी भी होती है वहां से रेज करती है। इज इट क्लियर? अच्छा, मैंने जैसे ही कंपनी से बाहर से पैसा रेज करना है, सो क्या ये ऐसे ही कर देंगे कंपनी के अंदर, ये जो पब्लिक है, ये जो आउटसाइडर पार्टीज है, ये ऐसे ही पैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं ना, ये पहले कंपनी की क्या देखेंगे, कंपनी की सिचुएशन देखेंगे कि कंपनी कैसी है भाई, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही, या फिर पिछले काफी सालों से अपने जितने भी उसने लोन लिए थे, जितना भी उसके ऊपर जो क्रेडिटर्स थे उनकी पेमेंट टाइमली की है या नहीं की, या फिर सबका पैसा अटका हुआ है। इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, राइट। आपको इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी सब कुछ एक्सप्लेन करती है, सब कुछ सही तरीके से इसको एसेस करने के बाद वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करेगी। सो कहीं ना कहीं आपको ये सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम फॉरेंसिक अकाउंटिंग कुछ और है और ये कुछ और है। यस, ये अलग है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना फॉरेंसिक अकाउंट का क्रिएट क्यों हुआ। अब देखो यहाँ पर कंपनी के विद इन जितने भी मेंबर्स हैं, अच्छा मैंने बाहर पब्लिक के अंदर मेरी कंपनी की स्टेटमेंट को इश्यू किया,
अपने जो जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं ऑपरेट करती हूँ, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, या फिर मैं जितने भी मेरे फ्यूचर के गोल है, फ्यूचर का पर्सपेक्टिव्स है, वो मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस पब्लिक के सामने, तभी तो ये मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे। अच्छा, जैसे ही मैं बाहर पैसा लगाती हूँ, बाहर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ, तो कहीं ना कहीं इन इंफॉर्मेशन का गलत भी यूज़ हो सकता है। कोई ना कोई मेरी कंपनी की जो डाटा है उसको लीक कर सकता है। अच्छा, क्या पता विद इन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं मिलकर ही फ्रॉड कर रहे हो, या फिर ये जो विद इन जो कंपनी के अंदर जो मेंबर है इन्हीं ने ही क्या की हुई है, गड़बड़ की हुई है, मिसकंडक्ट किया हुआ है, स्टेटमेंट को गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं जब हम अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी ड्यूटीज को, अब देखो सारा काम एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं टाटा कंपनी एग्जाम्पल हूँ, अडानी अंबानी की एग्जाम्पल हूँ, सो क्या वो एक पर्सन के साथ चल रही है? नहीं ना, उसके अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं। तो क्या करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है अपनी थोड़ी बहुत जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अपनी जो अथॉरिटीज होती है वो डेलीगेट कर देती है नीचे वाले अथॉरिटी, जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण होता है फ्रॉड होने का आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और इन फ्रॉड से बचने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया है, इन फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट आया है, वो कंसेप्ट आया है आपका फोरेंसिक अकाउंटिंग का। फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या कहती है बच्चे, कि जितनी भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर्स हो रही है, मिस्टेक हो रही है, मिसकंडक्शंस हो रही है, मिसप्रेजेंटेशंस हो रही है, उनको साइंटिफिक मेथड से, एक प्रोसेसिक मेथड से हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, उनको हम ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है ये कॉम्बिनेशन से बनता है 3 से 4 चीजों से। सबसे पहले इस पर्सन को, जो भी फोरेंसिक अकाउंटिंग की जो टीम होगी, उस पूरी टीम को क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, रूल रेगुलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सो आप कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर बिजनेस कोई एक व्यक्ति से नहीं किया जाता। जैसे ही हम काफी सारे व्यक्ति को हमारे बिजनेस में एनरोल करते हैं, सो वहां पर सभी मोस्ट ऑफ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले अपना प्रेफरेंस देते हैं, बाद में कंपनी के या फिर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो कहीं ना कहीं वहां पर एक फ्रॉड होने का, डाटा को मिसरिप्रेजेंट करने का एक चांस मिल जाता है, जिसके कारण वो अपना बेनिफिट तो कर लेते हैं, बट कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। दैट्स द रीजन ये फोरेंसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट आया है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो ना कंसेप्ट क्यों आया है, क्योंकि हर एक पर्सन क्या चाहता है, ट्रेड करना, कॉमर्स करना, इनकी डेवलपमेंट हुई तो इनके अंदर काफी सारी ट्रांजेक्शंस होगी, सेल भी करेंगे, परचेज भी करेंगे, उधार भी लेंगे, उधार सामान खरीदेंगे भी, बेचेंगे, काफी सारे ट्रांजेक्शंस होगी। इन सभी ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड भी तो करेंगे ना। उस रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या कहते थे? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, समराइजिंग, इन सभी पॉइंट्स को क्या कहते थे? अकाउंटिंग कहते थे। सभी की सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को, वो भी किसी पर्टिकुलर बिजनेस की, दैट्स नोन एज अकाउंटिंग, राइट? ठीक है। एज अ वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स ग्रो, देयर वाज आर रिक्वायरमेंट फॉर द इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज। जैसे जैसे हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं, बढ़ाने की ओर, ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं, सो हमें रिक्वायरमेंट है हमारे रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की। और इन रिसोर्सेज को एक कंपनी के अंदर, एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक कोई अकेला व्यक्ति नहीं चला सकता। हमें अपने ग्रुप के अंदर मेंबर्स को इंक्रीज करना पड़ता है। और ग्रुप्स के मेंबर्स को इंक्रीज क्यों किया? जिसके कारण हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। उनको हम अथॉरिटी दे सकते हैं कि हाँ, कि आपका ये काम है, आप ये कंप्लीट करके आओ, आपका ये काम आप ये कंप्लीट करके आओ। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, जो कि क्रिएट करता है आपकी एजेंसीज कोस्ट को। एजेंसीज कोस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल है और जो आपका एजेंट है, इन दोनों के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कॉस्ट इनकम करनी पड़ती है, जिसे हम कहेंगे, या फिर मैं कहूँ मॉनेटरी कॉस्टिंग है, ठीक है, या फिर जो मेंटरिंग करना पड़ता है, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ता है, उनके लिए कुछ एक कॉस्ट इनकर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एजेंसी कॉस्ट कहते हैं।
ठीक है, ये एजेंसी कॉस्ट क्रिएट होगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो देखो हर जगह, जब भी अगर कोई दो अलग पार्टी से मेंबर इकट्ठा होकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, सो इसका पर्सपेक्टिव कुछ और मिलेगा, इसका पर्सपेक्टिव कुछ और मिलेगा, दोनों के पर्सपेक्टिव को सेम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा बहुत उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इनको रिमूव करने के लिए हमें एक एजेंसी क्रिएट करनी पड़ती है, एजेंसी कॉस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कॉस्ट क्रिएट ही ना हो तो हम क्या करेंगे, फोरेंसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट इसीलिए लेकर आए हैं कि आपका ये कॉस्ट क्रिएट ही ना हो, ठीक है। अच्छा, जो कंपनी है वो क्या करती है, अपना सबसे डिस्टिंग्विश जो फीचर्स है, जो सबसे कि क्या कहता है कि जो फंड्स है ना कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट होता है वो किसके द्वारा होता है, बिलोंग टू द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सभी के सभी आउटसाइडर पार्टीज होती है। जैसे ही आउटसाइडर्स का हमारी कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंफॉर्मेशन है लीक हो रही है, इंटरनल कंट्रोल्स जो था वो थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है। सो जब भी हमारी कंपनी के इंटरनली इंफॉर्मेशन जब बाहर लीक हो जाती है तो क्या होता है, कई बार आपने मूवीज के अंदर भी देखा है कि पैसे के लिए लोग क्या करते हैं, जो मेन जो ओनर होता है, मान लीजिए या फिर मैं कहूँ कि कोई मैनेजर है, ठीक है, उसके पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन थी किसी कंपनी की, किसी उसके शेयर्स की, उसने दूसरी कंपनी के जो मैनेजर है उसने उसको लालच दिया, क्या कहा कि आप अपनी कंपनीज के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, मैं आपको 3 से 4 करोड़ रुपए दूंगा। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको पैसा चाहिए, भाई इस मैनेजर को पैसा चाहिए, तो इसने क्या किया, इसकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इनके पास लीक कर दे, इसको इससे क्या ले लिया, पैसा ले लिया। सो क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। फ्रॉड होने का चांसेस मतलब क्या है कि जब अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन या तो आप लीक कर रहे हैं या फिर आप उसके अंदर मिस्टेक या फिर जानबूझकर जो भी आप कर रहे हैं उसे हम फ्रॉड कहेंगे। और उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फोरेंसिक क्या आया है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट आया है। क्लियर है? देखो, अब देखो मैंने यहाँ पे कहा कि हम क्या है, कंपनी के अंदर जो पैसा है बाहर से रेज करते हैं, फंड्स हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पीपल्स देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसे दे देंगे, नहीं ना, तो जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या लेना चाहेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाहेंगे, है ना। और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या होती है, सारे की सारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। कंपनी की ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी पड़ती है, रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है, जिससे कि वो जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट हो जाए, जिससे कि इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारी कंपनी में लगाए, है ना। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एनुअल रिपोर्ट को कहेंगे या फिर क्वार्टरली जो रिजल्ट हम दिखाते हैं उसको कर देंगे। देखो ये एनुअल रिपोर्ट का जो कंसेप्ट है हमने बहुत अच्छे से किया था कि ये क्या होता है, 4 से 5 इसके कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, ये दिस इंफॉर्मेशन इज अ कंप्लायंस बाय द कंपनी बाय द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर फॉर द वेरियस कंटेंट। अब ये देखो, ये जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार की जाएगी, कैसे तैयार की जाएगी। देखो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर होता है, ये हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर जो डिवीजन हुआ है इनका, ये अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे हेड को, सबने हेड को डिपॉजिट की, इनके रिपोर्ट के बेस पे ही तो ये फाइनल है जो हेड है वो तैयार करेगा ना, वेरिफिकेशन की जाएगी ना, राइट। वेरिफिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं जब हम बात आ जाती है वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, चेकआउट किया जाता है। अब आपको ये भी पता है जैसे कि फाइनल जब बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार किया जाता है ना, उसको पब्लिक में अंदर पब्लिश करने से पहले उसको ऑडिट भी करवाया जाता है। पता है ऑडिट का मतलब होता है जितने भी अकाउंटिंग एरर्स होते हैं, जितने भी इरेगुलरिटीज होती हैं, उनको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। और मोस्ट ऑफ आप ये देखेंगे कि सभी कंपनी में, एक दो कंपनी ऐसी होती है जिनके अंदर नहीं मिलता, बट मोस्ट ऑफ कंपनी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी वहां पर नजर आती है। इरेगुलरिटी का मतलब क्या है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ कमी नजर जरूर आती है आपको, चाहे वो ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कंप्लायंसेस गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस को फॉलो करने के रिगार्डिंग हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपकी इरेगुलरिटी जरूर नजर आती है, जिसके कारण ये जो इरेगुलरिटी है कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर बैड इंपैक्ट डालती है कि हाँ इसकी रेपुटेशन इस तरीके से। इरेगुलरिटी मोस्ट ऑफ कैसी होती है कि अकाउंट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि डाटा 243 था तो आपने क्या दिखा दिया, खर्चे दिखा दिए 342, मीन्स की पैसा बढ़ाकर आप दिखा रहे हो,
खर्चों को, इनकम्स को क्या कर रहे हो, मान लीजिए ये इनकम है 543, इनकम को क्या कर दिया 343, आपने ऐसे करके दिखा दिया। सो आप जितने भी खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको तो हमेशा बढ़ा के दिखाते हो और जो इनकम होती है वो कम करके दिखाती हो। रीजन पता है क्या है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आई ना तो गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी। तो टैक्स की लायबिलिटीज को कम करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी इनकम्स को भी कम शो कर देते हो। सो इसे बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर विंडो ड्रेसिंग होना, ठीक है। Irregularity are carried out in the inclusion with the executive and the superior manager to cover the track। किसी पर्टिकुलर कल्यूजन का मतलब होता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं, सुपरवाइजर जो मैनेजर्स हैं, ये दोनों शामिल हुए हैं इस पर्टिकुलर इरेगुलरिटीज को करने के लिए। मीन्स कि इन दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया होगा। फ्रॉड किसी भी पर्सन के द्वारा मिलकर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि 10, 80, 10 या फिर ऐसे कह लो 20, 60, 20%, ऐसे ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स को ना डिवाइड करते हैं कि 10% तो ऐसे है कि जो बिल्कुल ही नहीं फ्रॉड करेंगे। मीन्स कि इनके ऊपर किसी भी तरह के, ये ना पूरा कंपनी के ऊपर इनका ना एक्सेस बहुत कम है, मतलब बहुत ऐसे रेयर पर्सन है कि जो मतलब कंपनी के बाहर बाहर रहते हैं, तो ये तो फ्रॉड कर ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, 80% ऐसे हैं जो बीच में काम करते हैं और 10% ऐसे हैं जो सबसे ऊपर काम करते हैं। सो यहाँ पर इनके ऊपर ज्यादा शक किया जाता है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अकाउंट्स के ऊपर एक्सेस इन्हीं की होती है, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने का एक्सेस इन्हीं के ऊपर होता है। तो यहाँ पर जो चांसेस होते हैं या तो एवरेज पर्सन्स के ऊपर होता है कि इनमें से कोई फ्रॉड कर सकता है, या फिर आपकी जो टॉप मैनेजमेंट से लेकर आपके जो कंपनी के अंदर जिनके ऊपर ज्यादा पावर होती है ना, वो फ्रॉड करने के ऊपर ज्यादा मतलब ज्यादा फ्रॉड कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर एक और इरेगुलरिटीज हो सकती है, जैसे कि प्रमोटर इंक्लूजन कर ले किसके साथ, सीनियर मैनेजर के साथ, या फिर सीनियर मैनेजर प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ कर ले। ये सबसे मतलब बुरी सिचुएशन आ जाती है जब हम क्या करते हैं, टॉप के जो मैनेजमेंट इकट्ठा होकर फ्रॉड करते हैं ना। अब यहाँ पर ये देखो, इतने बड़े बड़े लेवल पर लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, डाटा को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस ये आप देखो, इन बड़े पर्सन्स ने इस सभी के सभी को नॉलेज होगी, अकाउंट्स की नॉलेज होगी। फ्रॉड तभी कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जब उनको नॉलेज होगी पर्टिकुलर उस रूल के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर उस टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे कि बैंक के अंदर एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, अपने खर्चे कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम कैसे कम कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, जब उनके ऊपर उनको क्या है, प्रॉपर नॉलेज होगी। अब देखो, इन प्रॉपर नॉलेज वाले लोगों ने पूरा मतलब वेल प्लान मैनर से किया होगा सब कुछ घोटाला, है ना। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए भी तो एक प्लान ऑफिसर चाहिए होंगे, ऐसे ऑफिसर चाहिए होंगे जिनको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज होगी, इनसे ज्यादा नॉलेज होगी। दैट्स अ रीजन कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग का ये जो कंसेप्ट है यहाँ पर आया है, द रोल ऑफ द फॉरेंसिक अकाउंटिंग रेज हुआ है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज है। क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों कहा गया है, क्योंकि काफी सारे टॉपिक से मिलकर ये बना है। जैसे कि सबसे पहले आपका अकाउंटिंग आता है, दूसरे नंबर पे इसके ऊपर ऑडिटिंग की इंफॉर्मेशन होती है इसके पर्सन को, कंप्यूटर फॉरेंसिक की इंफॉर्मेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, और जो कंपनीज के रूल रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, इन पांचों चीजों की इनको जब नॉलेज होगी तभी तो वो क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब कंपनी में कोई अकाउंटेंट है, उसे अकाउंटेंट और ऑडिट की नॉलेज होगी, इन्वेस्टिगेशन लॉज इनकी बहुत मतलब रेयर कुछ एक पॉइंट पे नॉलेज होती है, ज्यादा इन डेप्थ में नॉलेज नहीं होती। सो इनको डिटेक्ट करने के लिए, इन सभी फ्रॉड्स को कलेक्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इसकी भी एक टीम होती है, ये नहीं है कि हाँ ये भी एक सिंगल पर्सन होता है, नहीं, ये एक पूरी टीम होती है जो इस पर्टिकुलर फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ना, इस पूरी केस के ऊपर छानबीन करने के लिए ना, उन्हें क्या करना पड़ेगा, सभी की सभी इंफॉर्मेशन जो है, सभी की सभी जो एविडेंस है, उनको वो गैदर करने पड़ेंगे। क्यों गैदर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो जांच पड़ताल कर सके, स्क्रूटनरी कर सके और उसको उस केस को कोर्ट के सामने रख सके। समझ में आ रहा है। फोरेंसिक अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट कंबाइनिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग स्किल टू अनकवर द फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, डिस्क्रिपेंसीज एंड द फ्रॉड। इन सभी चीजों को ढूंढने के लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आपके सामने आया है। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉड ट्रायंगल। फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में और समझ लेते हैं। फ्रॉड ट्रायंगल ना बेटे 3 कंसेप्ट से मिलकर बना है।
सबसे पहले आपके ऊपर ना कोई प्रेशर होगा, ठीक है, जिसके कारण आप फ्रॉड करने के लिए उत्साहित होंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक ये देखेंगे कि जैसे कि हमें मिल गया, ये रास्ता मिल गया है ना, ये कहते हैं ना कि ये प्राकृतिक भी उसका साथ दे रही है, मीन्स कि वो इन्वायरमेंट जब आपका साथ दे रही है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस पर्टिकुलर फ्रॉड को कंडक्ट करने के लिए। दूसरा स्टेप तो ये होगा, ठीक है, उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आप अब एजर हो चुके हो, ठीक है। देन उसके बाद आपके अंदर अब ऐसा एटीट्यूड आ जाएगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं ना, एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि मैं कहूँ एक पर्सन है, एक पर्सन जो है कंपनी के अंदर एज ए डाटा ऑपरेटर के ऊपर है, ठीक है, काम करता है, ठीक है, इस वर्क के ऊपर ऑपरेट है। अब ये देखो इसके ऊपर पूरा एक्सेस है कंप्यूटर का, उसका पूरा एक्सेस है उसके ऊपर प्रिंटर के ऊपर, पेजेस के ऊपर। इसने देखा घर पर इसको रिक्वायरमेंट है A4 शीट की, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, A4 शीट की एक रिक्वायरमेंट है। इसने क्या कहा, इसको कंपनी के अंदर ना मान लीजिए 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, तो इसने क्या कहा कि जो क्या किया, इसने कंपनी की जो प्रिंटर में से ना A4 शीट को क्या किया, निकाल कर इसने अपने बैग में रख लिया, ठीक है, ये लेके चला गया घर, ठीक है, जिसकी चीज़ की इसको रिक्वायरमेंट थी वो हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इसको नेक्स्ट मंथ फिर इसको रिक्वायरमेंट पड़ी, उसको उस टाइम से ज़्यादा पड़ी, पहले क्या पता 10 से 20 पेज की पड़ी हुई, अब की बार उसको क्या पता 50 से 60 पेजेस की पड़ी है, नेक्स्ट टाइम उसको 60 से 70 पेजेस की मिले। अब देखो पहले उसने देखा रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है, पेजेस की बजाय, हाँ चलो पेजेस का छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो ये इसका इतना 12,000 में इसका पहले ही खर्चा नहीं कंप्लीट हो रहा है ना। अब जब ये फोटोस्टेट वाले अंकल के पास जा रहा है या फिर किसी भी पर्सन के पास जा रहा है, इन 10 से 20 पेजेस के रुपए वो कितने रुपए ले रहा है, 80 से 90 रुपए ले रहा है निकलाने के लिए, ठीक है, बाहर प्रिंट निकलवाने के लिए, ठीक है। सो अब वो सोच रहा है कि 80 से 100 रुपए मैं यहाँ पे दूंगा, तो इससे बेटर है कि ये पेजेस मैं अपने घर लेके जाऊँ, मेरे घर भी प्रिंटर है, मेरे घर भी कंप्यूटर है, मैं उसमें वहाँ लगाऊंगा और मैं वहाँ से निकालूँ, मेरे 100 से 80 रुपये बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसको 50 से 60 प्रिंट पेज की रिक्वायरमेंट थी, सो यहाँ पर उसने ये निकाले कंपनी से और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कम से कम उम्मीद करेंगे कि 150 से 200 या फिर 300 रुपये बचा लिए। अब आपको ही पता है कि 4 रुपये पता नहीं 3 रुपये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये बढ़ती जा रही है। अब देखो इसके रिक्वायरमेंट क्या थी, इसके पास सैलरी पहली बात कम है, इसके पास जो इनकम है वो कम है, जिसका कारण वो अपनी पूरी जो मंथ का सर्वाइव नहीं कर पा रहा, या फिर मैं कहूँ कि उसके घर में ज़्यादा पहले खर्चे ज़्यादा है जिसके कारण वो इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये प्रेशर आया। प्रेशर आने के बाद उसने देखा कि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि हाँ देख, मैं कंप्यूटर पे पहले से ही ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर को चला भी रहा हूँ, मेरे पास जो पेजेस है इनका भी एक्सेस है, मेरे को ये भी पता है कि पेजेस का जो बंडल है, स्पेक्ट्रा है, वो कहाँ रखा है, मैं इजीली से वहाँ पे इसे यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कंपनी में कोई नहीं देख रहा, ना ही मुझसे पूछ रहा कि महीने में कितने यूज़ हो रहे हैं। क्या उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है? यस, मिल गई है। जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, 12,000 तो दे रही है, मुझे कितने घंटे काम करना पड़ता है, यहाँ पे 8 घंटे काम करना है, मैं इतना अच्छे से काम कर रहा हूँ। वो अपने आपको डिफेंस कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म कंसेप्ट कहते हैं इसको, राइट, कि अपने आप को वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। कई बार आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हाँ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी दूसरे से का जो सामान का आप गलत प्रयोग कर लेते हो, ज्यादा एक्सेस में प्रयोग कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं आप ये क्या कहते हो कि उसको पैसे तो दे रहा हूँ ना, पैसे दे रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उस चीज को ऐसे यूज करोगे, कहीं ना कहीं ये अनएथिकल है। समझ पा रहे हो? मीन्स कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी का पर्सनल यूज के लिए करना कहीं ना कहीं गलत है। इसे कहेंगे फ्रॉड ट्रायंगल। फ्रॉड ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले आपके ऊपर आता है प्रेशर, इंसेंटिव्स की बात की जा रही है, फिर आपके पास आ जाती है अपॉर्चुनिटी, मीन्स कि वो रास्ता नजर आता है, वे ऑफ डूइंग द फ्रॉड। नेक्स्ट आ जाता है आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, फाइनली डिसीजन ले रहे हो कि हाँ ये मेरा फैसला है, मैं इसको करके रहूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्रेशर है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आता है। अब देखो कंपनी में ना काफी सारे जो मैनेजमेंट होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है, ठीक है, एक
स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं कि अगर ये आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया सो आपकी सैलरी 10% क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया सो आपकी सैलरी 10% डिक्रीज होगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हो, ये आपके ऊपर चॉइस है। अब देखो यहाँ पर तो कंपनी को फायदा है, यहाँ पर भी कंपनी को फायदा, बट नुकसान किसको है, एम्प्लॉइज को। सो एम्प्लॉय फुल ऑफ प्रेशर में आ गया, फुल ऑफ क्या हो गया, प्रेशर में आया है, जो कहीं ना कहीं अब आप क्या करोगे, अपनी मान लीजिए आपको ये कहा कि आपकी सेल 10% इंक्रीज होनी चाहिए तभी आपकी 10% सैलरी इंक्रीज होगी। आपने देखा, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत मतलब आपके जो सर्कमस्टांसेस थे वो इस तरीके से बन गए कि आप सेल इंक्रीज कर ही नहीं पाए। इवन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इवन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट आप सेल को इंक्रीज करने में कैपेबल नहीं हुए। तो आप फाइनली क्या करोगे, आप उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डाटा को चेंज कर सकते हो। आप खुद एक डाटा ऑपरेटर हो, क्या आप डाटा चेंज कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, आप चेंज कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर आ रहा है प्रेशर आपके ऊपर कि हाँ आपको ये टारगेट अचीव करना है। क्या कहता है, कंपनी एंड द एम्प्लॉई, मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉई आर ऑफनली पुट अंडर अ प्रेशर और द ऑफर द इंसेंटिव्स टू अचीव द सर्टेन माइलस्टोन। पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, इंसेंटिव अचीव किया जा रहा है, ठीक है, विच कैन बी फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, रिलेटेड टू द सेल कॉस्ट, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है आपका टारगेट, ठीक है। ये टारगेट अगर रियलिस्टिक है तो कहीं ना कहीं आप इजिली अचीव कर सकते हो। अगर टारगेट आपका अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक का मतलब क्या आता है कि जो कहीं ना कहीं मुश्किल है आपको अचीव करने में, ठीक है। सो प्रॉब्लम रेज हो सकती है। तो प्रॉब्लम रेज हुई कब, जब अनरियलिस्टिक हमारे पास टारगेट हुआ। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अनरियलिस्टिक जो टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे नहीं कर देंगे। सो यही कारण होता है सबसे पहला कि आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है कि इमेजिन एन एम्प्लॉय नेम इज जॉन। ये जॉन जो एम्प्लॉय है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। क्यों कर रहा है, अब उसकी फैमिली में मान लीजिए कोई मेंबर है जो कि बीमार है और उस बीमारी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि हाँ उस बीमारी की जो फीस है या फिर मैं कहूँगी उसकी ट्रीटमेंट इतना अच्छे से वो नहीं करवा पा रहा। ये बहुत मेहनत करे, इसकी 20,000 सैलरी है, ठीक है, पर महीने, और जैसे ही वो देख रहे हैं 18,000 इसके ऊपर पर महीने लग रहे हैं, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। सो इस केस में वो बिल्कुल प्रेशर में आ गया। उसे ये नजर आ रहा है कि हाँ मेरे पास सामने कोई और ऑप्शन भी नहीं नजर आ रहा कि हाँ मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, मैं इससे पैसे कमा सकता हूँ, समझ पा रहे हो। तो इस केस में वो फाइनेंशियली स्ट्रेस हो गया है, इसी कारण से उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस पैसे को अरेंज करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, जुगाड़ करेगा ना। सो वो जुगाड़ करना ही पहला स्टेप होता है। उसके माइंड में ये आएगा कि मैं इस तरीके से, दूसरे तरीके से मैं पैसा ये कमा सकता हूँ। इसे हम कहेंगे हमारे ऊपर आना प्रेशर, या फिर इंसेंटिव के कारण आपको कोई टारगेट दिया जा रहा है और टारगेट अनरियलिस्टिक है जिसके कारण आप प्रेशर में आ जाते हो, या प्रेशर आपका फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ सकता है, जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ सकता है, या फिर आप पर्सनल वाइज है मीन्स कि आपको एडिक्शंस हो गए किसी पर्टिकुलर चीज़ को खेलने के लिए या फिर आप करने के लिए, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आपकी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल टारगेट है वो मीट नहीं हो रहा है। इन सभी कारण से आपके ऊपर प्रेशर आते हैं। चलो प्रेशर तो हमने देख लिया, अब इस प्रेशर को एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए वो रास्ता तो होना चाहिए ना, उसे कहेंगे हम अपॉर्चुनिटी, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अलाउ द फ्रॉड टू अकर, मीन्स की पर्टिकुलर फ्रॉड को करने के लिए जो आप स्टेप करने जा रहे हो वो स्टेप करने के लिए आपके पास प्रॉपर इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए ना। अब मैंने आपको मिस्टर एक्स का एग्जाम्पल दिया, वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा के जो प्रिंटर में से पेजेस इजिली निकाल सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। वीक इंटरनल कंट्रोल है, उसके ऊपर ज्यादा ओवरसाइट नहीं किया जा रहा, नजर नहीं रखी जा रही कि हाँ ये नहीं देखा जा रहा कि महीने में वो 2 बंडल ऐसे यूज कर रहा है पर इतना तो प्रिंटर निकलता ही नहीं है, ये देखा नहीं जा रहा, है ना। तो कहने का मतलब जो एसेट्स है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर उस व्यक्ति का प्रॉपर एसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर रहे, ना ही उसके ऊपर देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तब होती है हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट। हाँ मुझे नजर आ रहा है ये रास्ता ऐसा है, मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ, ठीक है, समझ पा रहे। जैसे कि क्लास के अंदर जब हम जब बहुत मतलब हम स्कूलिंग टाइम में क्या होता था,
मॉनिटर के पास ये एक्सेस होता था कि हाँ वो चौक लेके आ सकता है, चौक लेके जा सकता है, चौक को संभाल के रख सकता है, डस्टर चौक होते हैं, तो वो हमेशा 2 चौक एक्स्ट्रा लेके आता था। तो क्यों? क्योंकि उसको घर जाके ऐसे पहले ना बचपन में ऐसे फिट्टो खेला करते थे, तो वो मॉनिटर क्या करता था, 2 चौक एक्स्ट्रा में ले आता था, राइट, और उनको यूज घर जाके खेलने में करता था। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्टूडेंट है इसकी भी एक गलत बात है, उसको अपॉर्चुनिटी क्यों मिली? क्योंकि वो मॉनिटर है, उसके ऊपर कोई देखभाल मतलब उसके ऊपर निगरानी नहीं रखी जाती। ठीक है, अब मिस्टर जॉन क्या है? अकाउंटेंट है, एग्जाम्पल के अंदर उसको पैसे की जरूरत थी, अकाउंटेंट है, पेबल डिपार्टमेंट ऑफिस कंपनी के अंदर अकाउंटेंट है। ठीक है, उसने नोटिस किया देयर इज अ मिनिमल चेक ऑन द वेंडर पेमेंट, काफी बहुत कम चेक है वेंडर्स की पेमेंट के, एंड हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव एंड प्रोसेस द पेमेंट विद द लीगल ओवरसाइट। थोड़ी बहुत जो लिटिल ओवरसाइट्स के अंदर मतलब थोड़ी बहुत निगरानी के अंदर उसके चेकआउट के जाते हैं उसके बिल को, और बिल की अप्रूवमेंट किसके थ्रू होती है? जॉन के द्वारा ही होती है। तो उसने क्या देखा कि उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल जो है जॉन के ऊपर बहुत कम है, बहुत कम बार उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो जॉन के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रिएट कर सकता है फेक इनवॉइस, क्रिएट कर सकता है ऐसे मतलब ऐसे इनवॉइस जिनकी कभी ट्रांजैक्शन हुई नहीं, बट वो क्या कर रहा है? दिखा पा रहा है। ठीक है, डाइवर्ट कर देगा उस फंड को अपने अकाउंट के अंदर विदाउट द इमीडिएट डिटेक्शन के। मींस की जो कंपनी का जो फंड है ना उसको क्या करेगा? अपनी ओर ट्रांसफर कर लेगा और ये शो करके दिखा देगा कि हाँ हमने वेंडर को पेमेंट की, हमने अपने सेलर को पे की है। क्लियर है? अच्छा, वेरियस रिस्क फैक्टर दैट आर द इंडिकेट इन अपॉर्चुनिटी दैट कुड बी लीड टू फ्रॉड आर्स, जैसे कि नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज, नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, डिग्री ऑफ डोमिनेंस कंपनीज, ये काफी सारे अपॉर्चुनिटी इंडिकेट्स करती है कि हाँ किसी कंपनी में किसी भी तरीका का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, समझ पा रहे हो? ओके जी, ठीक है। फिर फाइनली आ जाता है स्टेप आपका कि आप सजेशन कर रहे हैं कि हमने फ्रॉड करना था, प्रेशर था, आपने फ्रॉड करने के बारे में सोचा, आपको रास्ता मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप फाइनली क्या कर पा रहे हो? आप उसको कंडक्ट कर रहे हो, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ मैं फ्रॉड करूंगा। आप अपने आप को क्या कर रहे हो? रेडी कर रहे हो, आपके अंदर अब इतना एटीट्यूड आ गया है कि हाँ फाइनली आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड करने के लिए तैयार है ना। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं। जॉन बिगेन टू रैशनलाइज हिज एक्शन बाय टेलिंग हिमसेल्फ दैट ही इज इट्स जस्ट बोरोइंग द मनी एंड विल पे इट बैक वंस हिज फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव। जैसे ही उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी वो कह रहा है कि मैं इसको वापस दे दूंगा। ये अपने आप को क्या कर रहा है? डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा है। कहीं ना कहीं उसने ऑनर को तो नहीं बताया, कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को, जो भी डिपार्टमेंट है उसको तो नहीं बताया, उसने अपने आप ही फेक इनवॉइस क्रिएट कर लिया। सो ये क्या है? ये क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है कि अपने आप को खुद वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास ये सभी कारण आते हैं आपके फ्रॉड ट्रायंगल के। आप इसको पढ़ लेना, देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रोपेंसिटी टू कमिट द फ्रॉड बाय द इंडिविजुअल इज अ फंक्शन ऑफ द एथिकल वैल्यू एंड द personal circumstances. The external environment also play and role in the shaping the attitude, especially during the hard time. जब आपका मुश्किल समय आता है ना और आप ये कहते हैं कि मुझे तो ये मिल ही नहीं रहा, मुझे तो ये पैसे की जरूरत थी, मुझे या फिर मैं उस पर्सन की जरूरत थी, तो आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा या पैसे नहीं अरेंज हो रहे, तो आपको ये आपके दिमाग में भी खुरापात आएंगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं पैसे यहाँ से अरेंज कर सकता हूँ, मैं ऐसे चोरी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनली जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो आपके आसपास का एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर अदा करता है कि आपके फ्रॉड करने में आपको सपोर्ट जो करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है जी, ये आपका हो गया है आपका फ्रॉड ट्रायंगल, समझ गए हो? ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गिल्ट टू फील अबाउट देयर इज कमिटमेंट फ्रॉड, कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना ये सभी एज इट इज लिखा हुआ है कि फ्रॉड होने के और जो चांसेस हैं, एटीट्यूड है वो कैसे ग्रो होते हैं। फाइनली आउटकम क्या निकल के आया? ड्राइवन बाय द प्रेशर के कारण, अनेबल बाय द अपॉर्चुनिटी, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण, जस्टिफाइड किया थ्रू द रैशनलाइजेशन, जॉन क्रिएट द फेक इनवॉइस एंड प्रोसेस द पेमेंट टू बैंक अकाउंट
ही कंट्रोल, जिसके जो कि उसके कंट्रोल में जो बैंक अकाउंट था, उसने जैसे भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ये शो कर दिया कि उसने अपने वेंडर्स को पेमेंट की है और वो पेमेंट का अमाउंट उसने अपने पास ले लिया। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर मनी को क्या किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। डाइवर्ट सिग्निफिकेंट सम ऑफ द मनी एंड कमिटिंग फ्रॉड अगेंस्ट हिज एम्प्लॉय, उसे हम फ्रॉड कहेंगे। अब इस